नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन से भूगोल सेक्शन के टॉपिक पर्वत, ज्वालामुखी, विश्व भूगोल मानचित्र और विविध से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दिए गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हम भूगोल सेक्शन में कुल 18 टॉपिक में 572 प्रश्नों को पूरा कवर कर चुके हैं। और दोस्तों ये हमारा भूगोल सेक्शन में 19वां टॉपिक है पर्वत। और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न अब शुरू हो रहे हैं 573वें प्रश्न से। दोस्तों प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपट्टी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के कारण भूपट्टी पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होने से बना है। दोस्तों आंसर है इसका रूस में यूरोल पर्वत। रूस में यूरोल पर्वत। यूरोल जो पर्वत है दोस्तों इसका आंसर है। और दोस्तों पर्वतों के प्रकार है वलित पर्वत। जो पर्वतों के प्रकार है दोस्तों, पहला टाइप का जो पर्वत होते हैं वो है वलित पर्वत, जो है आपके एग्जाम्पल में एशिया में हिमालय पर्वत और यूरोप में आल्पस, दक्षिण अमेरिका में एंडीज और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज। और दोस्तों ये सभी क्या है, वलित पर्वत के उदाहरण आपको दिए गए हैं, सभी वलित पर्वत है। और रूस में यूरोल भी दोस्तों ये एक वलित पर्वत है। दूसरा है दोस्तों फॉल्ट ब्लॉक पर्वत। दूसरा टाइप है पर्वत का फॉल्ट ब्लॉक पर्वत, जो कि आपके हैं उत्तरी अमेरिका में सीरा नेवादा पर्वत, जर्मनी में हॉज पर्वत। और तीसरा टाइप है दोस्तों पर्वतों का ज्वालामुखी पर्वत। ये है आपके उत्तरी अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस, फिलीपींस में माउंट पिनातुम्बो, हवाई में माउंट केया और माउंट लोआ। ये सभी दोस्तों आपके ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण आपको दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। हिमाचल हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से भी जाना जाता है। आंसर है इसका लघु हिमालय। लघु हिमालय। हिमालय में 3 समानांतर पर्वतमालाएं हैं। सबसे उत्तरी सीमा ग्रेटर हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री जिसे कहा जाता है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल और तीसरी आपकी शिवालिक की पहाड़ियां। यह आपकी भारी हिमालय सबसे भारी सीमा, जिसमें तलहटी भी शामिल है। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों में किस स्थान पर प्रति वर्ष औसतन 12,000 मिलीमीटर वर्षा होती है। खासी पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों में किस स्थान पर प्रति वर्ष औसतन 12,000 मिलीमीटर वर्षा होती है। मसिनराम में। मसिनराम में। मसिनराम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। मसिनराम में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। यह कथित तौर पर 11,872 मिलीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी पर सबसे अधिक नम स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा में पहला दोस्तों आपको दिया गया है मसिनराम, दूसरे पर है चेरापूंजी, तीसरे पर है अगुम्बे, चौथे पर है महाबलेश्वर, पांचवा स्थान है पांसी घाट और छठा है अम्बोली, सातवां है आपको गंगटोक सिक्किम का। वर्षा को रेन गेज के द्वारा मापा जाता है। वर्षा को रेन गेज के द्वारा मापा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कहा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों आंसर है इसका दून। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को दून कहा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को दून कहा जाता है। द्वार पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है जो पूर्व मध्य हिमालय के तल पर स्थित है। तराई उत्तरी भारत का क्षेत्र और दक्षिणी नेपाल हिमालय की निचली श्रेणियों के समानांतर स्थित है। निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट यानी कि भूपट्टी से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में हो गई। निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट भूपट्टी से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में हो गई। दोस्तों आंसर इसका अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो यह तंजानिया में प्रसुप्त ज्वालामुखी है। पहाड़ों के प्रकार हैं दोस्तों ज्वालामुखी पर्वत, वेसुवियस और माउंट फूजी। वलित पर्वत है हिमालय, एंडीज और आल्पस। अवरोधी पर्वत हैं आपके सतपुड़ा और विंध्य रेंज के पहाड़। अवशिष्ट पर्वत हैं नीलगिरी, पारसनाथ, गिरनार। गुंबद पर्वत हैं आपके केदारडोम पीक, उत्तराखंड। कोटलीदून और पाटलीदून भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। कोटलीदून और पाटलीदून भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। आंसर है इसका लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। दून के घाटी के लिए शिवालिक में या शिवालिक और लघु हिमालय के बीच एक स्थानीय शब्द है। दून घाटी के लिए शिवालिक में या शिवालिक और लघु हिमालय के बीच एक स्थानीय शब्द है। शिवालिक हिमालय की सबसे छोटी और
सबसे भारी श्रेणी है। शिवालिक हिमालय की सबसे छोटी और सबसे भारी श्रेणी है। यहाँ पाए जाने वाले प्रसिद्ध दून देहरादून, भारत में सबसे बड़ा दून पाटली दून, कोटली दून और पिंजौर दून है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाइयों से सम्मिलित कीजिए। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाइयों से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों चोटी दी गई है और दूसरे आपको बॉक्स में मीटर में ऊंचाई दी गई है। दोस्तों चोटी में आपकी माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कामेत और अन्नपूर्णा। तो दोस्तों आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका 8,848 मीटर है। धौलागिरी आपका 8,167 यानी कि 72 के आसपास, तो ये हो जाएगा। और कामेत है आपकी 7,756 मीटर और अन्नपूर्णा है आपकी 8,078 मीटर की ऊंचाई के साथ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन जो बी है जो आपको दिया गया है वो केवल एक ही ऑप्शन में आपके सी में है बी, बाकी सब में आपको रॉन्ग दिया गया है, जो कि आपका है आपका ये माउंट एवरेस्ट जो बी में आपको दिया गया है, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। माउंट एवरेस्ट जो है वो दोस्तों 8,848 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि चीन नेपाल सीमा पर स्थित है। धौलागिरी 8,167 मीटर ऊंचाई के साथ नेपाल में है। कामेट 7,756 मीटर ऊंचाई के साथ उत्तराखंड में स्थित है। और अन्नपूर्णा 8,078 मीटर की ऊंचाई के साथ ये नेपाल में आपको दिया गया है, अन्नपूर्णा पर्वत चोटी। कौन सी पर्वत श्रृंखला लगभग 1500 मील यानी कि 2,400 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान और नेपाल से होकर गुजरती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला लगभग 1500 मील यानी कि 2,400 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान और नेपाल से होकर गुजरती है? तो दोस्तों आंसर है इसका हिमालय पर्वत की श्रृंखला। हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना है। हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना है। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। पीर पंजाल श्रृंखला लघु हिमालयी क्षेत्र में पहाड़ों का एक समूह है। पीर पंजाल श्रृंखला लघु हिमालयी क्षेत्रों में पहाड़ों का एक समूह है। पूर्वांचल श्रृंखला में पटकाई, बरेल श्रृंखला, नागा हिल्स, लुशाई हिल्स और जम्पुई हिल्स की पहाड़ियां की श्रृंखलाएं शामिल है। अरावली पहाड़ों में सांबर सिरोही श्रृंखला और सांबर खेतड़ी श्रृंखला शामिल है। फोटुला ग्रेट माउंटेन पास समुद्र तल से 8,108 मीटर की ऊंचाई पर किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? फोटुला ग्रेट माउंटेन पास समुद्र तल से 8,108 मीटर की ऊंचाई पर किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? आंसर है इसका लद्दाख। फोटुला लद्दाख यूटी यानी कि केंद्र शासित में हिमालय की जांस्कर रेंज में श्रीनगर लेह राजमार्ग पर एक पहाड़ी दर्रा है। फोटुला यह लेह और कारगिल के बीच दो ऊंचे पहाड़ी दर्रों में से एक है। दूसरा है आपका नामिका ला। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है इसका अन्नाई मुड़ाई। अन्नाई मुड़ाई 2,695 मीटर, जिसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है, केरल में स्थित है। अन्नाई मुड़ाई 2,695 मीटर, जिसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है, केरल में स्थित है, जो एर्नाकुलम और इडुक्की जिले के बीच की सीमा पर स्थित है। यह पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जो कि 8,586 मीटर है। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी 8,586 मीटर है। K2 पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि 8,611 मीटर है। और कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि आपका 7,756 मीटर ऊंचा कामेट जो आपका पर्वत है, ये आपका उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? धौलागिरी को। धौलागिरी को व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। धौलागिरी पश्चिम मध्य नेपाल में हिमालय का एक पर्वतीय पर्वतमाला है। तो यो नेपाली तिब्बती चीनी सीमा पर हिमालय में एक पर्वत है। मकालू पर्वत महालंगूर हिमालय में माउंट एवरेस्ट से 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। लाहौसे पर्वत मुख्य शिखर तिब्बत और नेपाल के खुम्बू क्षेत्र के बीच की सीमा पर है। लाहौसे पर्वत मुख्य शिखर तिब्बत और नेपाल के खुम्बू क्षेत्र के बीच की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहाड़ों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है?
दोस्तों आपको सही कथन की आपको पहचान करनी है। और दोस्तों आपको कथन दिए गए हैं। पर्वतों को एक रेखा में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे श्रेणी कहते हैं। दूसरा है भारत में अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी तह पर्वत प्रणालियों में से एक है। और दोस्तों आपको तीसरा कथन दिया गया है। दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। तो दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक और दो। एक और दो जो है दोस्तों ये सही कथन आपको दिए गए हैं। तीसरा जो कथन है ये आपको गलत जो है दिया गया है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आंसर है इसका उड़ीसा की देवमाली 1672 मीटर ऊंची है दोस्तों, और ये उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देवमाली जिसकी ऊंचाई 1672 मीटर यानी कि 1672 मीटर, ये उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और पूरे पूर्वी घाट में सबसे ऊंची है। बोरेल रेंज असम की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। संदकफू पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। संदकफू पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। सोमेश्वर किला बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। यह शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है। यह शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा है। आपको भारत के किस राज्य में टी पर्वत मिलेगा? आपको भारत के किस राज्य में टी पर्वत मिलेगा? नागालैंड राज्य में। माउंट टी नागालैंड के वोखा में स्थित एक सुंदर पहाड़ी है। नागालैंड में दोस्तों पर्वत है। पहला आपका जफुपू पीक, दूसरा चांग किंग कोंग रेंज, तीसरा है माउंट सरमती, चौथा है आपका वेद पीक और पांचवा है आपका ओंग पांग कोंग रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? आपको निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नेतरहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? आंसर है इसका झारखंड राज्य में। झारखंड में हमें नेतरहाट पर्वत मिलेंगे। झारखंड में हमें नेतरहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। छोटा नागपुर क्षेत्र भारत में खनिज संसाधनों का सबसे मूल्यवान संकेंद्रण है। छोटा नागपुर का पठार लोहा और इस्पात उद्योग की उच्चतम सांद्रता के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौलीगंगा नदी के पास स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौलीगंगा नदी के पास स्थित है? आंसर है इसका नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में धौलीगंगा नदी के पास स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में धौलीगंगा नदी के पास स्थित है। कामेट चोटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अन्नामुडी भारतीय राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित है। हाथी पर्वत हाथी शिखर के रूप में भी जाना जाता है। भारत में गढ़वाल हिमालय में एक पर्वत है। भारत में गढ़वाल हिमालय में एक पर्वत है। अगला है दोस्तों आपका ये हाथी पर्वत दोस्तों है आपका हाथी शिखर के रूप में भी जाना जाता है और ये भारत में गढ़वाल हिमालय में एक पर्वत है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरी चेन चोटी स्थित है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरी चेन चोटी स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। 6,858 मीटर की ऊंचाई वाली गोरी चेन चोटी अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। 6,858 मीटर की ऊंचाई वाली गोरी चेन चोटी अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है। रेपुरगिल हिमाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट सरमती नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट सरमती नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत और नेपाल के बीच निम्न में से कौन सा पर्वत है? भारत और नेपाल के बीच निम्न में से कौन सा पर्वत है? कंचनजंगा। हिमालय में कंचनजंगा भारत, सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर मकालू हिमालय में नेपाली तिब्बती चीनी सीमा पर स्थित है। हिमालय में कंचनजंगा भारत, सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर मकालू हिमालय में नेपाली तिब्बती चीनी सीमा पर स्थित है। मनासलू नेपाल के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। धौलागिरी पश्चिम मध्य नेपाल में हिमालय की पर्वतमाला है। धौलागिरी पश्चिम मध्य नेपाल में हिमालय की पर्वतमाला है। पर्वतारोही लगभग डैश मीटर से ऊपर की ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं। पर्वतारोही लगभग डैश मीटर से ऊपर की ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं। 8,000 दोस्तों आंसर है इसका 8,000।
पर्वतारोही लगभग 8,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं। पर्वतारोही लगभग 8,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई को मृत्यु क्षेत्र कहते हैं। मृत्यु क्षेत्र एक निश्चित बिंदु से ऊपर की ऊंचाई को संदर्भित करता है जहां ऑक्सीजन का दबाव मानव जीवन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? नेपाल क्षेत्र से। अन्नपूर्णा उत्तर मध्य नेपाल के गंडकी प्रांत की अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पर्वत है। अन्नपूर्णा उत्तर मध्य नेपाल के गंडकी प्रांत की अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पर्वत है। नेपाल में अधिकांश हिमालय है जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। नेपाल में शीर्ष 10 पर्वत है। पहला माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर, दूसरा कंचनजंगा 8,586 मीटर, लाहौल 8,516 मीटर, चौथा है मकालू 8,485 मीटर, पांचवा है चोयोऊ जो कि आपकी 8,188 मीटर, धौलागिरी है आपकी 8,167 मीटर, धौलागिरी है दोस्तों आपकी 8,167 मीटर। सातवीं है दोस्तों आपकी मनासलू 8,163 मीटर। अन्नपूर्णा है आपकी 8,091। तो दोस्तों जो भी आपने पढ़ा था ऊपर जो मिलान करने वाला जिसमें आया था तो उसमें ये 8,078 आपको दिया गया था, तो लगभग अप्रोक्स ये इसी के आसपास आपकी है। 8,078 जो है अन्नपूर्णा है, तो अप्रोक्स इसी के आसपास है 8,091 मीटर। निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? आंसर है इसका कंचनजंगा। कंचनजंगा दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह सीमा पर सीधे 5 चोटियों मुख्य, मध्य और दक्षिण में से 3 के साथ नेपाल और सिक्किम भारत के बीच स्थित है और शेष 2 पश्चिम और कांगबाचेन नेपाल के तप्लेजंग जिले में स्थित है और शेष 2 पश्चिम और नेपाल के तप्लेजंग जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? आंसर इसका जावड़ी। जावड़ी यानी कि जावदू हिल्स तमिलनाडु में वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिलों के कुछ हिस्सों में फैले पूर्वी घाट का विस्तार है। जावदू हिल्स तमिलनाडु में वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिलों के कुछ हिस्सों में फैले पूर्वी घाट का विस्तार है। मेघालय के पठार पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। मेघालय के पठार पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा के गजपति जिले के रायगढ़ उपखंड में एक पर्वत है। महेंद्रगिरी भारत के उड़ीसा के गजपति जिले के रायगढ़ उपखंड में एक पर्वत है। यह पूर्वी घाट के बीच 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पूर्वी घाट के बीच 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विंध्य रेंज स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विंध्य रेंज स्थित नहीं है? आंसर इसका राजस्थान में। राजस्थान राज्य में विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश में है। छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग और बिहार में ये आपकी है विंध्य पर्वतमाला। इनसे इन दोस्तों इन स्टेट से जो है ये पूरी जो है श्रृंखला इसकी बनती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग और बिहार। सीमाएं हैं इसकी सतपुड़ा रेंज और छोटा नागपुर पठार। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत चोटी है जो भारतीय राज्य नागालैंड की पहाड़ी सीमा और म्यांमार के संगिंग क्षेत्र में आसपास की चोटियों से ऊपर उड़ती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत चोटी है जो भारतीय राज्य नागालैंड की पहाड़ी सीमा और म्यांमार के संगिंग क्षेत्र में आसपास की चोटियों से ऊपर उड़ती है? दोस्तों आंसर इसका माउंट सारामती। माउंट सारामती। माउंट सारामती एक पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के संगीन क्षेत्र की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर उड़ती है। जोड़ा बेट्टा 2,637 मीटर पर नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है। कलूसबाई उच्चतम बिंदु भारतीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित पश्चिमी घाट में एक पर्वत है। माउंट धूपगढ़ महादेव हिल्स सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में किस प्रकार के पर्वत भारत को बांधते हैं? उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में किस प्रकार के पर्वत भारत को बांधते हैं? युवा वलित पर्वत।
उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में युवा वलित पर्वत भारत को बांधते हैं। हिमालय, एंडीज और रॉकीज पर्वत युवा वलित पर्वतों के कुछ उदाहरण हैं। अरावली रेंज, एप्लेयाचिन और यूराल पर्वत पुराने तह पहाड़ों के कुछ उदाहरण हैं। अरावली रेंज, एप्लेयाचिन और यूराल पर्वत पुराने तह पहाड़ों के कुछ उदाहरण हैं। नीलांचल पहाड़ियाँ किस भारतीय शहर में है? नीलांचल पहाड़ियाँ किस भारतीय शहर में है? आंसर है इसका गुवाहाटी में। नीलांचल हिल्स गुवाहाटी असम के बाहरी इलाके में स्थित है। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर देवी दुर्गा नीलांचल पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। नीलांचल हिल्स गुवाहाटी असम के बाहरी इलाके में स्थित है। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर देवी दुर्गा नीलांचल पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। 600 प्रश्न दोस्तों, आमतौर पर डैश मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी को पहाड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आमतौर पर डैश मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली खड़ी पहाड़ी को पहाड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आंसर है इसका 600। आमतौर पर 600 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली एक खड़ी पहाड़ी को पहाड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आमतौर पर 600 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली एक खड़ी पहाड़ी को पहाड़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 601 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 का घर है? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज, काराकोरम पर्वतमाला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 जो कि 28,251 फीट और मीटर में है दोस्तों, 8,611 मीटर का ये घर है। काराकोरम रेंज को उच्च एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। इसे कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है, जो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला की सबसे उत्तरी सीमा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से डैश का निर्माण होता है। अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से डैश का निर्माण होता है। माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग का। पर्वतीय भवन यानी कि माउंटेन बिल्डिंग अभिसारी प्लेट सीमाओं के टकराने से निर्मित होता है। अभिसारी सीमा पृथ्वी पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां दो या दो से अधिक स्थल मंडलीय प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट अंततः दूसरे के नीचे खिसक जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटियां नेपाल में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटियां नेपाल में स्थित नहीं है? कामेट। आंसर है कामेट। कामेट हिमालय की चोटियां नेपाल में स्थित नहीं है। कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कामेट हिमालय की चोटियां नेपाल में स्थित नहीं है। कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अन्नपूर्णा उत्तर मध्य नेपाल में हिमालय में 8,091 मीटर की ऊंचाई के साथ एक पुंजक है। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो नेपाल में हिमालय की महालंगूर हिमालय उपश्रेणी में 8,849 मीटर की ऊंचाई के साथ स्थित है। 8,463 मीटर की ऊंचाई के साथ मकालू दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नेपाल में महालंगूर हिमालय में माउंट एवरेस्ट से 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। मकालू एक अलग 4 भुजाओं वाला पिरामिड के आकार का शिखर है। मकालू एक अलग 4 भुजाओं वाला पिरामिड के आकार का शिखर है। उस राज्य की पहचान करें जिसमें दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ाई है। उस राज्य की पहचान करें जिसमें दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ाई है। आंसर इसका केरल। दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ाई केरल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है। 2,695 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है? लेह। आंसर दोस्तों इसका लेह। हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच 3,505 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लेह कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र का मुख्यालय भारत का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विदुरुत लागला डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विदुरुत लागला डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। श्रीलंका की। अंग्रेजी में विदुरुत लागला या माउंट पेड्रो नुआरा एलिया शहर में स्थित 2,524 मीटर पर श्रीलंका की एक अति प्रमुख चोटी और सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? कार्बी आंगलोंग हिल्स। कार्बी आंगलोंग हिल्स। कार्बी आंगलोंग हिल्स असम में मध्य असम के कार्बी आंगलोंग जिले में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डियावोलो कहाँ स्थित है?
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डियावोलो कहाँ स्थित है? आंसर दोस्तों इसका दक्षिणी अंडमान में माउंट डियावोलो दक्षिण अंडमान द्वीप में स्थित है। माउंट डियावोलो दक्षिण अंडमान द्वीप में स्थित है। इसकी ऊंचाई 295 मीटर है। मध्य अंडमान उत्तरी अंडमान द्वीप से ऑस्टेन जल संधि के द्वारा अलग किया गया है और दक्षिण में बारटांग द्वीप से होमफ्रे की जल संधि के द्वारा अलग किया गया है। 609 प्रश्न दोस्तों दिया गया है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? कंचनजंगा। आंसर दोस्तों इसका कंचनजंगा। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसमें माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर सबसे ऊंचा है। K2 8,611 मीटर। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसमें 8,586 मीटर यानी कि 28,169 फीट की ऊंचाई है। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 610 प्रश्न की तरफ। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली। आंसर दोस्तों इसका अरावली। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है, जिसकी कुल ऊंचाई 1722 मीटर है। दत्तात्रेय विष्णु के एक भगवान के बाद इसे गुरु शिखर या गुरु की चोटी का नाम दिया गया है और शिखर पर एक गुफा में गुरु दत्तात्रेय का एक मंदिर स्थल है। माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नीले ग्रह के चारों ओर के पर्वतारोहियों के बीच माउंट जोपुनो एक प्रमुख आकर्षण है। एक ट्रैक्टर सिक्किम हिमालय के कुछ सबसे अद्भुत पहाड़ों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों का आनंद ले सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? आंसर है दोस्तों इसका हिम शिखा। हिम शिखा को छोड़कर हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक हिमालय की समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिम शिखा को छोड़कर हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक हिमालय की समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? नागरी हिल्स। नागरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के अन्य हिल स्टेशन में तिरुमाला, अराकू घाटी, हार्सले हिल्स, लंबा सिंगी, अनंतगिरी, नल्लामाला हिल्स शामिल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियां स्थित है? गुजरात राज्य में। शत्रुंजय पहाड़ियां गुजरात में स्थित है। गुजरात की अन्य प्रमुख पहाड़ियों में शामिल हैं भुजिया हिल्स, दिनोदर, गिरनार, कालो डूंगर, पावागढ़ हिल्स, थल तेज, जोधपुर, टैकरा, विल्सन हिल्स। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतलुज और काली। सतलुज और काली नदियों के बीच। कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में स्थित है और सतलुज से काली नदी तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी पर्वत पहाड़ी श्रृंखला कौन है? अरावली पर्वत। अरावली पहाड़ियां भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पहाड़ियां भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात में समाप्त होती है। ये वलित पर्वत है, जिनमें से चट्टानें मुख्य रूप से मुड़ी हुई पपड़ी से बनती है, जब दो अभिसरण प्लेटें एक दूसरे की ओर ओरोजोनिक गति नामक प्रक्रिया के द्वारा चलती है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में। लिपुलेख भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच की सीमा पर एक हिमालयी दर्रा है, जो नेपाल के साथ उनके जंक्शन के पास है। गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? गारो खासी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया श्रेणी मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया श्रेणी मेघालय में स्थित है। कौन सा भारतीय पर्वत विशाल शुंडाकार स्तंभ की तरह है, जिसका शिखर क्षेत्र चपटा है और जिसके 2 शिखर है? कौन सा भारतीय पर्वत विशाल शुंडाकार स्तंभ की तरह है, जिसका शिखर क्षेत्र चपटा है और जिसके 2 शिखर हैं? कामेट। कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है।
इसका स्वरूप एक विशाल पिरामिड जैसा दिखता है जिसके शीर्ष पर दो चोटियों के साथ एक समतल शिखर क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? भारी हिमालय। हिमालय समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है। हिमालय समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है। शिवालिक या बाहरी हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और वृहद हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला को काटते हुए मनाली और लेह को सड़क के रास्ते से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला को काटते हुए मनाली और लेह को सड़क के रास्ते से जोड़ता है? दोस्तों आंसर है इसका रोहतांग दर्रा। आंसर दोस्तों इसका रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी से होकर गुजरता है और सड़क मार्ग से मनाली और लेह को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी से होकर गुजरता है और सड़क मार्ग से मनाली और लेह को जोड़ता है। लेह मनाली राजमार्ग मनाली सोलंग घाटी को हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटियों और लद्दाख में जांस्कर घाटी से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी श्रृंखला लेह के उत्तर से तिब्बत सीमा तक विस्तृत है जिसमें डीगरला दर्रा और खरदुंगला दर्रा भी सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय श्रृंखला लेह के उत्तर से तिब्बत सीमा तक विस्तृत है और जिसमें डीगरला दर्रा और खरदुंगला दर्रा भी सम्मिलित है? लद्दाख की श्रृंखला। लद्दाख श्रृंखला लेह के उत्तरी हिस्से से तिब्बत की सीमा तक फैली हुई है और इसमें डीगरला दर्रा और खारदुंगला दर्रा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? K12 पर्वत। K12 पर्वत किरात चूली पर्वत या टेंट पीक हिमालय में एक पर्वत है। किरात चूली पर्वत या टेंट पीक हिमालय में एक पर्वत है। काबुरु पूर्वी नेपाल और भारत की सीमा पर हिमालय में एक पर्वत है। कंचनजंगा ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा है। K12 काल्टोरो पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो लद्दाख में सियाचिन क्षेत्र में काराकोरम रेंज की एक उपश्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों तथा दक्षिण में अन्नाईमालाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों तथा दक्षिण में अन्नाईमालाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? पालघाट दर्रा। काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी में भारत और चीन के बीच एक पहाड़ी दर्रा है। रोहतांग दर्रा मनाली से हिमालय की पीर पंजाल रेंज के पूर्वी छोर पर एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। पलक्कड़ गैप या पालघाट गैप तमिलनाडु में कोयम्बटूर और केरल में पलक्कड़ के बीच पश्चिमी घाट में एक निचला पहाड़ी दर्रा है। दर्रा उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नाईमलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से किस पहाड़ियों में स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ियां। अनंतगिरी पहाड़ियां। बोरा गुफाएं जिन्हें बोरा गुहालू भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम जिले की अराकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ियों में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पहाड़ी दर्रे के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पहाड़ी दर्रे के संदर्भ में सही है? दोस्तों आंसर है इसका लिपुलेख उत्तराखंड का। लिपुलेख उत्तराखंड का ये आपको एकदम सही जो दर्रा है राज्य के साथ जो है ये दिया गया है। लिपुलेख भारत के उत्तराखंड राज्य का और चीन तिब्बत के क्षेत्र की भी सीमा पर एक हिमालयी दर्रा है जो नेपाल के साथ उनके त्रिजंक्शन के पास है। नेपाल के पास काला पानी क्षेत्र कहे जाने वाले दर्रे के दक्षिणी हिस्से पर चल रहे दावे हैं जो भारत के द्वारा नियंत्रित है। भारत के किस भाग में पटकाई बूम पहाड़ियां स्थित है? पटकाई बूम पहाड़ियां जो हैं वो स्थित है। दोस्तों आंसर है इसका भारत का पूर्वी भाग। भारत का पूर्वी भाग। पटकाई बूम बर्मा या म्यांमार के साथ भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर पहाड़ियां हैं। वे उसी विवर्तनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाए गए थे जो मेसोजोइक में हिमालय है। निम्न में से कौन हिमालय के देशांतरीय विस्तार में उसकी 3 समानांतर श्रृंखलाओं में से एक नहीं है? आंसर है इसका हिमशिखा। हिमालय की 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं वृहद हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय, हिमाचल और शिवालिक हैं। नेक्स्ट है प्रश्न डैश सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? धूपगढ़ का। सूर्यास्त देखने के लिए एक बहुत लोकप्रिय स्थान माउंट धूपगढ़ या धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज और मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा स्थान है।
पंचमढ़ी में स्थित इसकी ऊंचाई 1350 मीटर यानी कि 4429 फीट है। यह मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? पलामू हिल्स। पलामू हिल्स मेघालय पठार के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी ढलानों को क्रमशः गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहा जाता है। पलामू पहाड़ियां झारखंड में है। निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? आंसर है दोस्तों इसका पीर पंजाल। पीर पंजाल बनिहाल दर्रा पीर पंजाल रेंज में 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल रेंज में 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है। यह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और मैदानी इलाकों को दक्षिण से जोड़ता है। कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ है बर्फीला तूफान। बर्फीला तूफान। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक ज्वालामुखी और दोस्तों ये हमारा भूगोल सेक्शन में 20वां टॉपिक है और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 632वें प्रश्न से। उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मेलाकोना बेसिफेरा बांस के फूल के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाले अकाल को डैश अकाल के रूप में जाना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मेलाकोना बेसिफेरा बांस के फूल के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाले अकाल को डैश अकाल के रूप में जाना जाता है। आंसर दोस्तों इसका मौतम। आंसर दोस्तों इसका मौतम अकाल। उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में मेलाकोना बेसिफेरा बांस के फूल के दौरान चूहे के संक्रमण के कारण होने वाले अकाल को मौतम अकाल के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक 48 वर्षों में बांस के फूलों की एक विशेष प्रजाति जिसके बाद चूहों की आबादी बहुत अधिक हो जाती है और इसे चूहा बाढ़ मौतम या बांस की मौत कहा जाता है। यह चूहा बाढ़ पूरे गांवों, फसलों और खेत की पैदावार को नष्ट कर देती है। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग डैश कहलाती है। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग डैश कहलाती है। भूकंपीय लहर। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है। भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है, जबकि ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है जो उस माध्यम के कणों के आगे और पीछे कंपन से उत्पन्न होती है जिससे ध्वनि गुजरती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है? समुद्री तरंगे। समुद्र की लहरें अंतर्जात बलों का परिणाम नहीं है। समुद्र की लहरें आमतौर पर हवा के कारण होती है। समुद्र की लहरें आमतौर पर हवा के कारण होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति से आने वाले बलों के कारण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आंदोलनों को अंतर्जात बलों के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के अंदर तापीय परिस्थितियों और तापमान में भिन्नता के कारण चट्टानों के संकुचन और विस्तार से ये बल उत्पन्न होते हैं। भूकंप अंतर्जात बलों का परिणाम है। भूकंप अंतर्जात बलों का परिणाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों डैश का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टान से हुआ है। आंसर है इसका ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टान से होता है। फॉल्ट ब्लॉक पर्वत बड़े क्रिस्टल ब्लॉकों की गति से बनते हैं जो तब बनते हैं जब तनावग्रस्त बल क्रस्ट को अलग करते हैं। पठारों का निर्माण कई प्रक्रियाओं के द्वारा किया जा सकता है जिसमें ज्वालामुखी मैग्मा का ऊपर उठना, लावा का बाहर निकलना और पानी और ग्लेशियरों द्वारा कटाव शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूकंप का प्रभाव नहीं है? आंसर है इसका भारी वर्षा। भारी वर्षा। निम्नलिखित विकल्पों में से भारी वर्षा भूकंप का प्रभाव नहीं है। दिए गए दोस्तों ऊपर विकल्पों में से जो भारी वर्षा है वो भूकंप का प्रभाव नहीं है। भूकंप के प्राथमिक प्रभाव जमीन का हिलना, जमीन का टूटना, भूसंकलन, सुनामी और द्रवीकरण है। आग शायद भूकंप का सबसे महत्वपूर्ण माध्यमिक प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है? दोस्तों आंसर है इसका कालडेरा ज्वालामुखी। कालडेरा ज्वालामुखी। कालडेरा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी है। कालडेरा ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी है। एक कालडेरा एक कटोरे के आकार का अवसाद होता है जब
ज्वालामुखी अपने मैग्मा कक्ष के खाली होने पर छोड़ी गई खाली जगह में गिर जाता है। रयोलाइट काल्डेरा कॉम्प्लेक्स पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सबसे अधिक विस्फोटक है, लेकिन अक्सर ज्वालामुखी की तरह भी नहीं दिखते। वे आम तौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब वे फटते हैं तो वे किसी भी ऊंचे ढांचे के निर्माण के बजाय अपने आप गिर जाते हैं। बैथोलिथ एक प्रकार की भू आकृतियां हैं जिनका निर्माण डैश के द्वारा किया जाता है। बैथोलिथ एक प्रकार की भू आकृतियां हैं जिनका निर्माण डैश के द्वारा किया जाता है। आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, ज्वालामुखीय गतिविधियां। ज्वालामुखीय गतिविधियां। बैथोलिथ ज्वालामुखी विस्फोटक से निर्मित स्थलाकृति है। बैथोलिथ ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित स्थलाकृति है। बैथोलिथ एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है जो तब बनती है जब मैग्मा पृथ्वी की पपड़ी में उगता है, लेकिन सतह पर नहीं फटता है। लेकिन सतह पर नहीं फटता है। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक विश्व भूगोल और मानचित्र। और दोस्तों ये हमारा भूगोल सेक्शन में 21वां टॉपिक है। और दोस्तों प्रश्न शुरू हो रहे 639वें प्रश्न से। प्रश्न है दोस्तों, मेक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है? मेक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर के निकट कौन सा जल निकाय है? कैरेबियन सागर। दोस्तों आंसर है इसका कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर के निकट है। कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर के निकट है जो मेक्सिको की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है जिसे अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी झील या पूर्ण समुद्र के रूप में वर्णित किया जाता है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक भुजा है। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक भुजा है। 640वां प्रश्न है दोस्तों, कितने देश कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को साझा करते हैं? कितने देश कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को साझा करते हैं? 5। दोस्तों आंसर है इसका 5। कैस्पियन सागर खजर सागर की तट रेखा जो है वो अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान के द्वारा साझा की जाती है। दोस्तों कुल 5 ऐसे देश हैं जो कैस्पियन सागर की जो तट रेखा है उनसे सटे हुए हैं, उनसे लगे हुए हैं। अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। मौत की घाटी डेथ वैली डैश में एक रेगिस्तानी घाटी है जो 134 डिग्री फ़ारेनहाइट के विश्व रिकॉर्ड उच्चतम वायु तापमान के साथ सबसे गर्म और सबसे शुष्क स्थान है। मौत की घाटी डेथ वैली डैश में एक रेगिस्तानी घाटी है जो 134 डिग्री फ़ारेनहाइट के विश्व रिकॉर्ड उच्चतम वायु तापमान के साथ सबसे गर्म और सबसे शुष्क स्थान है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है मौत की घाटी जो है वो आपके कहाँ पर है? दोस्तों आंसर है इसका कैलिफोर्निया के मोजावे मुश्तल में। कैलिफोर्निया के मोजावे मुश्तल में। मौत की घाटी डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में एक रेगिस्तानी घाटी है। पूर्वी कैलिफोर्निया में। उत्तरी मोजावे रेगिस्तान में ग्रेट बेसिन डेजर्ट की सीमा में है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला बिंदु है। नदियां हैं यहाँ पर फर्नेस क्रीक, अमरगोसा नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत में है? निकटतम पूर्ण संख्या में आपको बताना है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत में है? आपको निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करना है। तो दोस्तों आंसर है इसका 2। आंसर है दोस्तों इसका 2। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2% भारत के पास है। भारत के पास है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2% भारत के पास है। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% हिस्सा है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का ये समर्थन करता है। भारतीय भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारतीय भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसको प्रतिशत में दोस्तों 2.4% ये आपका बनाता है। विश्व में किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? विश्व में किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? आंसर है दोस्तों इसका फ्रांस। फ्रांस में दुनिया में सबसे अधिक समय क्षेत्र है। फ्रांस में दुनिया में सबसे अधिक समय क्षेत्र है। पृथ्वी की ठोस परत में धातुओं की प्रचुरता की दृष्टि से लोहा किस स्थान पर है? पृथ्वी की ठोस परत में धातुओं की प्रचुरता की दृष्टि से लोहा किस स्थान पर है? आंसर है दोस्तों इसका दूसरे।
पृथ्वी की पपड़ी में 10% सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन 46.1%, सिलिकॉन 28.2%, एल्यूमिनियम 8.23%, आयरन 5.63%, कैल्शियम 4.15% और सोडियम 2.36%, मैग्नीशियम 2.33%, पोटेशियम 2.09% और टाइटेनियम 0.56 यानी कि 565 0.565% और हाइड्रोजन आपका 0.140%। दोस्तों ये पृथ्वी की जो पपड़ी है उसमें 10 सबसे ये प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। इसमें जो सर्वाधिक है आपका ऑक्सीजन है 46.1% और दूसरे नंबर पर है आपका सिलिकॉन 28.2% और तीसरे नंबर पर है आपका एल्यूमिनियम 8.23%, आयरन 5.63%, कैल्शियम 4.15%, सोडियम 2.36%, मैग्नीशियम 2.33% और पोटेशियम 2.09%, टाइटेनियम 0.565%, हाइड्रोजन 0.140% के साथ ये 10 तत्व जो है पृथ्वी की पपड़ी में मौजूद हैं। अगला है प्रश्न, सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा डैश में स्थित है। सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा डैश में स्थित है, पाकिस्तान में। सफेद कोह पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला है। सफेद कोह पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला है। यह काबुल नदी के समानांतर है। यह काबुल नदी के समानांतर है। सीमा का एक हिस्सा खैबर दर्रे द्वारा पार किया जाता है। सीमा का एक हिस्सा खैबर दर्रे के द्वारा पार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर तक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है को डैश कहा जाता है। बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है को डैश कहा जाता है। ग्लेशियर। दोस्तों आंसर है इसका ग्लेशियर। एक ग्लेशियर धीरे धीरे चलने वाला द्रव्यमान या पहाड़ों पर या ध्रुवों के पास बर्फ के संचय और कॉम्पैक्शन से बनने वाली बर्फ की नदी है। एक ग्लेशियर धीरे धीरे चलने वाला द्रव्यमान या पहाड़ों पर या ध्रुवों के पास बर्फ के संचय और कॉम्पैक्शन से बनने वाली बर्फ की नदी है। एक लैगून एक कम सैंडबैंक या कोरल रीफ के द्वारा समुद्र से अलग खारे पानी का एक खंड है। एक पठार भूमि का एक सपाट क्षेत्र है जो समुद्र तल से ऊपर ऊंचा है। जो समुद्र तल से ऊपर ऊंचा है। दोस्तों आगे हमारे पास भूगोल सेक्शन में टॉपिक विविध, और दोस्तों ये हमारा भूगोल सेक्शन में 22वां टॉपिक है और साथ ही हमारा अंतिम टॉपिक भी है भूगोल सेक्शन में। दोस्तों प्रश्न हमारे 647वें प्रश्न से, निम्नलिखित में से कौन खराब भूमि का मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से कौन खराब भूमि का मुख्य कारण है। आंसर दोस्तों इसका मिट्टी का क्षरण। मिट्टी का क्षरण। मृदा अपरदन बैडलैंड का मुख्य कारण है। मृदा अपरदन यानी कि मृदा का क्षरण होना जो है वो खराब भूमि का मुख्य कारण है। बैडलैंड एक प्रकार का शुष्क इलाका है जिसमें मिट्टी से भरपूर मिट्टी होती है जो हवा और पानी से बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है। बैडलैंड्स में घाटी, गली, हुड्डू और ऐसे अन्य भूवैज्ञानिक रूप आम है। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः डैश उपचार कहा जाता है। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः डैश उपचार कहा जाता है। सीवेज। दोस्तों आंसर है इसका सीवेज। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को आमतौर पर सीवेज उपचार कहा जाता है। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को आमतौर पर सीवेज उपचार कहा जाता है। सीवेज उपचार के 4 चरण हैं। सीवेज उपचार के 4 चरण हैं। दोस्तों पहला चरण है आपका कीचड़ का मोटा होना। सीवेज कीचड़ उपचार योजना के पहले चरण को मोटा होना कहा जाता है। चरण 2 में है कीचड़ का पाचन। सीवेज कीचड़ से सभी ठोस पदार्थों को इकट्ठा करने के बाद कीचड़ पाचन प्रक्रिया शुरू होती है। और दोस्तों तीसरा चरण है पानी निकालने की व्यवस्था। पानी निकालने की व्यवस्था उपयोगी गैसों और अन्य उपोत्पाद को पुनः प्राप्त करने के बाद शेष कीचड़ को अंतिम निपटान से पहले हटा दिया जाता है। और दोस्तों चौथा चरण है निपटान। एक बार जब कीचड़ को प्रभावी ढंग से निर्जलित कर दिया जाता है तो इसे एक सैनिटरी लैंडफिल में भूमिगत दफन किया जा सकता है। एक बार जब कीचड़ को प्रभावी ढंग से निर्जलित कर दिया जाता है तो इसे एक सैनिटरी लैंडफिल में भूमिगत दफन किया जा सकता है या इसकी रासायनिक संरचना के आधार पर उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है दोस्तों प्रश्न डैश
एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने योग्य, हटाने योग्य कॉर्टिज में एकत्र करता है जिसे उपचार सुविधा में ले जाया जाता है। डैश एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने योग्य, हटाने योग्य कॉर्टिज में एकत्र करता है जिसे उपचार सुविधाओं में ले जाया जाता है। दोस्तों आंसर है इसका कंटेनर आधारित स्वच्छता। कंटेनर आधारित स्वच्छता। कंटेनर आधारित स्वच्छता एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने योग्य, हटाने योग्य कॉर्टिज में एकत्रित करते हैं जिन्हें उपचार सुविधाओं तक पहुंचाया जाता है। पारिस्थितिकी स्वच्छता वह है जो मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की रक्षा करती है, जबकि जल प्रदूषण को रोकती है, ऊर्जा का संरक्षण करती है और पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। सामुदायिक नेतृत्वपूर्ण स्वच्छता है दोस्तों खुले में शौच को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए समुदायों को संगठित करने के लिए एक नवीन पद्धति है। शुष्क स्वच्छता को वाहक के रूप में पानी के उपयोग के बिना मानव अपशिष्ट के निपटान के रूप में परिभाषित किया गया है। शुष्क स्वच्छता को वाहक के रूप में पानी के उपयोग के बिना मानव अपशिष्ट के निपटान के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला है दोस्तों हमारे पास प्रश्न 650 प्रश्न। एक डैश टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल सीवेज बुनियादी उपचार के लिए बहता है। एक डैश टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल सीवेज बुनियादी उपचार के लिए बहता है। सेप्टिक। दोस्तों आंसर होगा इसका सेप्टिक। एक सेप्टिक टैंक। एक सेप्टिक टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल सीवेज बुनियादी उपचार के लिए बहता है। शब्द सेप्टिक अवायवीय जीवाणु वातावरण को संदर्भित करता है जो टैंक में विकसित होता है, जो टैंक में छोड़े गए कचरे को विघटित या फिर खनिज करता है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास 651 प्रश्न। एक सींग वाले गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है। एक सींग वाले गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची डैश के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो किस अनुसूची के जो तहत है वो इसे सूचीबद्ध किया गया है एक सींग वाले गैंडे को? तो दोस्तों आंसर है इसका एक, पहली अनुसूची। एक सींग वाले बड़े गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूची है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूची है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान के बीच अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है? दोस्तों आंसर इसका थार रेगिस्तान में। थार रेगिस्तान दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर है जो उच्चतम होने की संभावना है। चिलिका झील एक खारे पानी का लैगून है जो उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से ऊपर पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है जो हिमालय के महालनगुर हिमाल उप श्रृंखला में स्थित है। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से ऊपर पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है जो हिमालय की महालनगुर हिमाल उप श्रृंखला में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास 653 प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शहर में कचारी खंडर है? निम्नलिखित में से किस शहर में कचारी खंडर है? दोस्तों आंसर है इसका दीमापुर। नागालैंड के दीमापुर में पाए गए कचरी खंडर या फिर कचारी जो खंडर है वो दिमासा कचारी खंडर, कचारी राजबारी खंडर मशरूम के गुंबद वाले स्तंभों की एक श्रृंखला है। नागालैंड के दीमापुर में पाए गए कचरी खंडर या दिमासा कचारी खंडर कचारी राजबारी खंडर मशरूम के गुंबद वाले स्तंभों की एक श्रृंखला है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? दोस्तों आंसर है इसका 1982 में। 1982 में क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सही ढंग से उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन भारत में लागू हुआ।
भारत में 49 नामित्र आर्द्र भूमियां हैं। दोस्तों भारत में अब 49 नहीं है, अब बन चुकी हैं 75, जो अब करंट में आपकी हो चुकी हैं 75 आर्द्र भूमियां भारत में बन चुकी हैं। पूरे देश में जो फैली हुई है, जो पूरे देश में फैली हुई है। रामसर कन्वेंशन का नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां 1971 में सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे। जहां 1971 में सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे ईरान के रामसर शहर में। तो उसी के नाम पर दोस्तों ये इसका नाम है रामसर सम्मेलन। रामसर आर्द्र भूमि है दोस्तों, इसी के अंतर्गत जो है बनाई गई है, इसी सम्मेलन के अंतर्गत। डैश एक पर्यावरण नीति है जिसके तहत उत्पादकों उन उत्पादों के उपचार या निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, वित्तीय और या भौतिक, जो अब उपभोक्ता के लिए उपयोगी नहीं है। डैश एक पर्यावरण नीति है जिसके तहत उत्पादकों उन उत्पाद के उपचार या निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, वित्तीय और या भौतिक, जो अब उपभोक्ता के लिए उपयोगी नहीं है। आंसर इसका विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व एक नीतिगत दृष्टिकोण है जिसके तहत उत्पादकों को उपभोक्ता के बाद के उत्पादों के उपचार या निपटान के लिए वित्तीय और या भौतिक जिम्मेदारी दी जाती है। इस अवधारणा को पहली बार औपचारिक रूप से 1990 में थॉमस लिंडक्विस्ट के द्वारा स्वीडन में पेश किया गया था। विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारी पुनः उपयोग, बायबैक या रिसाइक्लिंग के माध्यम से की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास 656 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भूसंखलन की व्यापक शमन तकनीक नहीं है? तो दोस्तों जो नहीं है वो आपको बताना है। तो दिए गए आपके ऑप्शन है भूमि को फिसलने से रोकने के लिए प्रतिधारण दीवार का निर्माण। दूसरा है दोस्तों आपके पास सतही जल निकाय नियंत्रण, बारिश के पानी और झरने के प्रवाह के साथ भूसंखलन की गति को नियंत्रित करने का काम करता है। और दोस्तों तीसरा आपके पास ऑप्शन है भूसंखलन की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए खतरा मानचित्रण। चौथा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है भूसंखलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी। तो दोस्तों जो नहीं है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भूसंखलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी। दोस्तों ये जो है भूसंखलन की जो व्यापक शमन तकनीक के अंदर ये नहीं आता है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो आपके सभी आते हैं। भूसंखलन एक ढलान के नीचे चट्टान, मलबे या पृथ्वी के द्रव्यमान की गति है। 4 प्रकार के भूसंखलन हैं फॉल एंड टॉप लिंग, स्लाइड, घूर्णी भूसंखलन और अनुवाद संबंधी भूसंखलन। फॉल एंड टॉपलिंग, स्लाइड, घूर्णी भूसंखलन और अनुवाद संबंधी भूसंखलन। प्रवाह और रेंगना भूसंखलन शमन है। सुदृढ़ीकरण उपाय, ज्यामितीय संशोधन, सुरक्षा उपाय, भूतल कटाव नियंत्रण, जल निकासी तकनीक, सुदृढ़ीकरण उपाय। दोस्तों सभी जो है भूसंखलन के जो है ये शमन है, यानी कि उनसे इन उपायों के जरिए जो है भूसंखलन को रोका जा सकता है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 657वां प्रश्न। आमतौर पर बसंत जवार और नीप जवार के बीच डैश दिन का अंतराल होता है? दोस्तों आंसर है इसका 7। दोस्तों आंसर है इसका 7। आमतौर पर बसंत जवार और मंद जवार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है। आमतौर पर बसंत जवार और मंद जवार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है। मौसम की परवाह किए बिना बसंत जवार पूरे साल में हर चंद्र महीने में 2 बार आते हैं। वसंत जवार के 7 दिन के बाद एक मंद जवार मध्यम जवार की अवधि को संदर्भित करता है, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ भूगोल सेक्शन के सभी 22 टॉपिक में दिए गए प्रश्न हमारे पूरे कवर होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।